आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में छठ की धूम है। आज मैं भी आपको छठ की तस्वीरें विस्तार से दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में रोज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगले 1 घंटे कौन कौन सी खबर है जिस पर विस्तार से चर्चा होना है। तो जान लीजिए कि आज आप 8 से 9 वो कौन सी खबरें देखने वाले हैं जो देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से आपको देखना, समझना, जानना जरूरी है। आज सबसे पहले बात होगी छठ पूजा की। देश भर से आई छठ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। नेताओं ने कैसे छठ मनाया है यह भी आपको विस्तार से समझाऊंगा। दूसरी खबर में बात होगी शाहरुख खान को मिली धमकी की। सुपरस्टार को, शाहरुख खान को धमकी मिली है और धमकी का कनेक्शन रायपुर से सामने आया है। रायपुर से लेकर जयपुर तक शाहरुख को मिली धमकी का हर पहलू विस्तार से बताऊंगा। तीसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में महंगी हुई जमीन की। आपके इलाके में जमीन का दाम कितना बढ़ा है, जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। रेट भी पता चल जाएगा कि किस इलाके में कितनी जमीन की कीमत बढ़ गई। चौथी खबर में बात होगी मिलावटी खाद की। कैसे खाद की कमी का फायदा उठाकर नकली खाद बनाई जा रही है। आप खाद को कैसे पहचानें, अगर ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कौन सा खाद नकली और कौन सा असली, तो बने रहिएगा। लाइव टेस्ट सीख जाएंगे अगर आप विस्तार न्यूज की रिपोर्ट देख लेंगे। पांचवी खबर में बात होगी उस दिव्यांग की जो दर दर भटक रहा है कि प्रशासन ट्राई साइकिल दे दे, लेकिन आखिरी उम्मीद विस्तार न्यूज ही बचा है, इसलिए उसकी खबर विस्तार से बताएंगे। छठवीं खबर में बात होगी रिश्तों की। आप कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, अपनों पर गुस्सा मत उतारिए, थोड़ा लंबी सांस लीजिए, धैर्य रखिए। मैंने भी अपना गुस्सा कम किया है। सातवीं खबर में बात होगी रायपुर के डॉक्टर्स की। रायपुर के डॉक्टर क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, जानना चाहते हैं? सरकारी डॉक्टर क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं? जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। और आखिरी में आपको एक रिसर्च भी दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर कौन सी है यह दिखा देते हैं। पूरा देश छठ मना रहा है। पूरा देश छठ मना रहा है। और जब छठ की बात करता हूं तो शुरुआत इसी से करूंगा कि जय हो छठी मैया की। आज छठ के त्योहार बा, छठ पूजा करे वाली माई चाची लोग आज भूखल बाई। अपने बेटवा के लंबा उम्र और सुख शांति बदे ई पूजा होत बा। ऐसने में छठ पूजा करे वाली सब माई चाची बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और सब माई चाची लोगन के गोड़े लागत बानी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था, मेरा भाव क्या था। बहुत बड़ा त्योहार है छठ। जिन जिन लोगों के घर छठ पूजा होती है उस घर के बेटे चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे किसी भी मुश्किल में हो, लेकिन छठ पूजा के लिए अपने घर जरूर जाते हैं। यह पूजा बिहार की सबसे बड़ी पूजा है। इसके साथ ये छठ का पर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के साथ देश के कई जगहों पर मनाया जाता है। छठ एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूरज के साथ डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सभी नदियों के किनारे आज के दिन लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ की पूजा करते हैं। देश के कई राज्यों और शहरों से छठ पूजा की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। यहां बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, श्री राम नगरी अयोध्या और लखनऊ में धूमधाम से छठ पूजा मनाया गया। तीसरी तस्वीर बिहार की है। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। छठ पूजा के दौरान पटना में गंगा मां के तट पर बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा की। चौथी तस्वीर बंगाल की है। बंगाल के सिलीगुड़ी में भी छठ पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रहा हूं उन तस्वीरों को आप देखिए भी सही, महसूस तो कीजिए। टेलीविजन स्क्रीन के सहारे आप देखकर इस बात को समझिए कि इस पर्व का उत्साह लोगों के अंदर कैसा दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। मेरी अपनी ओर से छठ मैया के पावन पर्व की आप सबके माध्यम से सबको बधाई। समस्त भोजपुरिया समाज जे हमार बात सब लोगन के छठ माई के बहुत बहुत शुभकामना। माई के कृपा सब पे बनल रहे।
सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। जब सूर्य डूब रहे हैं तो उन्हीं को ये अर्घ दिया जाता है। बहुत बड़ा महत्व है इसका। सबसे पहले इन्होंने सीता माता ने किया था इसको। छठी मैया सुनियो अरजिया, भेलो जल बीच ठार। बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। छठ पूजा पर आज देश के कई बड़े राजनीतिक चेहरों की भी तस्वीर सामने आई है। तस्वीर देख लीजिए। पहली तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। सीएम नीतीश कुमार ने आज छठ पूजा की और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। दूसरी तस्वीर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की है। इन्होंने भी छठ पूजा में शामिल होकर अर्घ्य दिया और आरती की। तीसरी तस्वीर दिल्ली के सीएम आतिशी की है। आतिशी भी आज छठ पूजा में शामिल हुई। चौथी तस्वीर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी ने भी छठ पूजा में शामिल होकर पूजा अर्चना की। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ बीजेपी के कई नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान क्या कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, सुनाइए। आज ये छठ महापर्व में आप मन के बीच में अपन आप ला पाकर मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझत हो और ये अवसर प्रदान करे खातिर मैं आयोजन समिति के और समिति के पदाधिकारी बन के बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूं। छठ पूजा को लेकर कई मान्यताएं हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि छठ पूजा की खबर इतने विस्तार से क्यों दिखा रहा हूं, तो कुछ जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं। छठ पूजा क्यों की जाती है, ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ विस्तार से दिखा रहा हूं। छठ पूजा को लेकर दो बड़ी मान्यताएं हैं। आनंद रामायण के अनुसार त्रेता युग में माता सीता ने श्री राम के लिए उपवास रखा था और सूर्योदय के समय अनुष्ठान करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया था, जिससे श्री राम को ब्रह्मा हत्या से मुक्ति मिली थी। इसके साथ ही इस पूजा का महाभारत काल से भी संबंध है। सूर्यपुत्र कर्ण हमेशा सूर्य देव की आराधना करते थे। कर्ण पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे, जिसके फलस्वरूप वो एक महान योद्धा बने थे। तब से छठ पूजा मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा करने वालों की छठी मैया हर मनोकामना पूरी करती है। महिलाएं अपने बेटों और सुहाग के लिए छठ पूजा करती हैं। ये छठ पूजा 4 दिनों की होती है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए का होता है। इस दिन घर पर लौकी के व्यंजन बनाए जाते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना का होता है। इस दिन घर में खीर बनाई जाती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन महिलाएं पानी में खड़े होकर शाम के वक्त डूबते सूरज को अर्घ देती हैं। चौथा दिन उषा अर्घ का होता है। इस दिन महिलाएं सुबह पानी में खड़ी होकर उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं। छठ पूजा में महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखती हैं, 36 घंटे का। इसी के साथ छठ पूजा की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से और शुभकामनाएं। अलग अलग जगहों से आई छठ पूजा की तस्वीरों को दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसलिए कहां हैं अनमोल, पहले ये बता दीजिए। और छठ की जो तस्वीर आप जी रहे हैं, आप भी झारखंड से आते हैं, ये सब कुछ दिखा दीजिए, बता दीजिए अनमोल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, मैं झारखंड से आता हूं और अमूमन मैं छठ में घर पे होता हूं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं छठ में घर पे नहीं हूं। लेकिन आज मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं झारखंड में नहीं हूं, बिहार में नहीं हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी का जो ये महादेव घाट है, आज ठीक उसी तरीके से यहाँ छठ पूजा मनाया जा रहा है जैसे उत्तर भारत में मनाया जाता है।
आप इस रंग बिरंगी रोशनी को देखिए और महसूस कीजिए और दर्शक भी देखें कि किस तरीके से रायपुर आज जो है ये पूरा घाट जो है रंग बिरंगी रोशनी में सराबोर है और लोग बहुत ही उत्साह के साथ जो है इस बार भगवान भास्कर का पूजा अर्चना किए हैं। आज डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ्य दिया गया है और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आप देखिए शाम का समय है और किशन दिखाइए किस तरीके से जो है यहाँ दीप प्रज्वलन के लिए जो है यहाँ पर दीपों को सजाया गया है और जो है नदी में जो है दीप जलाए जा रहे हैं। सर अभी दीप जला रहे हैं आप लोग? हाँ, दीप जो जला रहे हैं हम लोग इसको इसमें डाल रहे हैं अभी। बिल्कुल दीप जलाने का काम हो रहा है और कुछ छठ व्रती भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये जो सूर्य उपासना का महापर्व कहलाता है छठ, इसका महत्व कितना ज़्यादा है और क्यों मनाते हैं। मैम आप छठ की हुई हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं और छठ कितना महत्व रखता है आपके लिए बताइए। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ और मेरे लिए छठ महापर्व बहुत महत्व रखता है। इस व्रत के करने से मेरे बहुत सारी मन्नतें मतलब जो मैं मांगी थी वो पूरी हुई है और इस व्रत के करने से है सभी के जीवन में मतलब जिस व्रत को जो भी करता है उनके घरों में कैसी भी दशा हो वो सब सुधर जाता है। और अपने और हम तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हम तस्वीर हम अनमोल हम तस्वीर ये दिखा रहे थे कि बिहार राज्य का ये सबसे बड़ा पर्व है अनमोल, और ये कह रहे थे कि अब ये देश भर में मनाया जाने लगा है। और आपने जिन लोगों की बातचीत सुनवा दी उससे हमारी जो खबर थी वो और पुष्ट हो गई है, और पुष्ट हो गई कि देखिए छत्तीसगढ़ की महिलाएं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और कह रही हैं कि हम तो छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुए हैं, लेकिन छठ पर्व की मान्यता ऐसी कि जो भी हम मनोकामना मांगते हैं सब पूरी हो जाती है। जय छठी माई। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनमोल, बहुत धन्यवाद ये तस्वीर जीवन तस्वीर दिखाने के लिए। अगली खबर क्या है? अगली खबर है शाहरुख खान की धमकी का रायपुर कनेक्शन क्या है। देखिए धमकी इस समय इसको कैसे इतनी गंभीरता से लूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि फ्लाइट को धमकी मिल जा रही है 80-80 90-90 तो 500 करोड़ का नुकसान हो जा रहा है। मैंने पहले भी कई बार आपसे बताया। सलमान खान को धमकी मिल ही रही है, अब शाहरुख खान को रायपुर का कनेक्शन सामने आ गया है। सुपरस्टार्स को धमकी देने का सिलसिला नहीं रुक रहा है और कोई छोटे मोटे सुपरस्टार नहीं, सलमान खान जैसे सुपरस्टार, शाहरुख खान जैसे स्टार, इतने बड़े बड़े स्टार को धमकी मिल रही है तो खबर पर विस्तार से बात करना जरूरी है। और अगर कनेक्शन रायपुर से जुड़ रहा है, छत्तीसगढ़ से जुड़ रहा है, मध्य प्रदेश से जुड़ रहा है तो खबर और विस्तार से बताना जरूरी है। शाहरुख खान को मिली धमकी पर विस्तार से बात करूंगा, खबर का हर पहलू बताऊंगा, आपके सामने वो खुलासे करूंगा जो आपको कहीं और देखने को और सुनने को नहीं मिलेंगे। जिस व्यक्ति पर धमकी देने का आरोप लगा उसकी बात भी विस्तार से आपको सुनाऊंगा, मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने धमकाया है। गुरुवार दोपहर को खबर आई कि सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने 50 लाख रुपए की मांग की। मामला शाहरुख खान से संबंधित था तो तुरंत मुंबई पुलिस भी एक्टिव हुई। मुंबई के बांद्रा थाने में FIR दर्ज की गई और तुरंत ही पुलिस ने आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। जिस नंबर से धमकी दी गई थी वो रायपुर के फैजान का नंबर था। मुंबई पुलिस ने रायपुर में फैजान को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फैजान ने पुलिस को बताया कि उसका जिस नंबर से धमकी दी गई, उसके जिस नंबर से धमकी दी गई है वो उसका ही, मतलब उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई मेरा ही नंबर है। लेकिन मोबाइल कुछ दिन पहले खो गया था जिसकी शिकायत भी पुलिस को की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने फैजान को छोड़ दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे खबर पर विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए पुलिस क्या कह रही है। बांद्रा पुलिस आज सुबह पंडरी थाना क्षेत्र में आई थी, जहां पर उन्होंने सूचना दी कि एक धमकी भरा कॉल गया था शाहरुख खान के नाम से उनको, जहां पे कुछ पैसों की मांग की गई थी। तो जो कॉल आया था उस व्यक्ति की पहचान फैजान खान के रूप में हुई है, जो कि पंडरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो उनको बस पूछताछ की गई, उनको एक नोटिस दिया गया। क्या निकला पूछताछ के बाद, क्या निकला? वो युवक कौन है? उस युवक से आपने भी क्या इंटरेक्शन किया? जितना अभी निकल के आया सामने तो उसने बोला कि उसके द्वारा कॉल नहीं की गई थी। अमूमन ऐसे केस में देखा जाता है गिरफ्तारी की जाती है, गिरफ्तारी ना करने के पीछे, नोटिस देने के पीछे क्या तथ्य तर्क था? ये मामला मुंबई पुलिस का है, तो उन्होंने अपने वो विधिवत रूप से चल रहे हैं, अपनी लीगल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करके कर रहे हैं।
आगे आपको आरोपी फैजान की बात भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि शाहरुख को धमकी देने का तरीका क्या था। देख लीजिए। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन नंबर पर फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा कि शाहरुख खान मन्नत वाला है ना, उसने अगर मेरे को 50 लाख रुपए नहीं दिए तो उसे मार डालूंगा। 50 लाख रुपए इनको दे दो तो जिंदा छोड़ देंगे। पुलिस वाले ने पूछा, कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? तो धमकी देने वाले ने भी पूरे रौब में कहा कि वो मैटर नहीं करता, लिखना है तो मेरा नाम हिंदुस्तानी लिख दो। और उसके बाद फोन कट गया। ये मैंने आपको पूरी बातचीत सुनाई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला नंबर रायपुर के फैजान का है और पुलिस ने फैजान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला ये फैजान पेशे से वकील है और ये फैजान का वो नंबर है जो खो चुका है, मतलब गुम हो गया है। पुलिस ने फैजान को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, लेकिन फैजान विस्तार न्यूज के सवालों से नहीं बच पाया। विस्तार न्यूज के सहयोगी नितेश गर्ग ने फैजान से लंबी बातचीत की। उस बातचीत का एक जरूरी हिस्सा आप भी सुनिए, आप भी समझेंगे कि आखिर फैजान की चर्चा हो क्यों रही है। सुनाइए। ये नंबर आपका कहाँ था? ये नंबर मेरा खो गया था ना। कब? 2 तारीख को। इसी 2? हाँ, 2 नवंबर। कहाँ पे खोया था? ये मैं गया था अपना मालविया रोड साइड पे गया था मैं। तो रास्ते में जब मैं वापस रिटर्न हुआ शंकर नगर पे, मुझे एहसास हुआ मेरा मोबाइल कहीं गिर गया है। तो खमाड़ी पुलिस स्टेशन जाके मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई उसके पे। क्या हुआ था? शाहरुख की कंप्लेन आई थी? मैंने दिया था। आपने दिया? हाँ, 10-15 दिन पहले कंप्लेंट किया मैंने शाहरुख खान की। उसकी एक मूवी है अंजाम करके, उसमें एक डायलॉग है उसका कि वो हिरन को मार के मजा आता है उसको। उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था और एसपी अपने कमिश्नर मुंबई पुलिस को कंप्लेंट किया उसकी मैंने, और जोधपुर में भी कंप्लेंट किया था उसका। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि बदला लेने के लिए, फंसाने के लिए मुझ पर ऐसा कर दिया गया। आपने अंजाम मूवी पर हिरण मारने वाले डायलॉग पर ऑब्जेक्शन लिया, जयपुर में और मुंबई में आपने कंप्लेंट दी हुई। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है ये। क्यों एकदम से आपके मन में अंजाम मूवी देखकर अभी कब ये कंप्लेंट की थी? बिश्नोई समाज के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं खुद राजस्थान से हूँ। और अंजाम फिल्म उसमें एक डायलॉग है उसका, वो शिकार से आता है वो, और शिकार से आने के बाद बोलता है अपने नौकर को कि गाड़ी में हिरन पड़ा है, उसको पका के खा लेना उसको। और उसकी माँ जब ऑब्जेक्शन करती है कि ऐसा मत बोलो, तो कहता है मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसा करने में। तो मेरा उस पर ऑब्जेक्शन किया था मैंने कि एक क्योंकि वो मुसलमान है वो एक, और बिश्नोई समाज उनके 29 धर्म है, उसमें से एक धर्म ये भी है कि वो अपने हिरन की रक्षा करते हैं। तो एक मुसलमान अगर ऐसा बोलता है तो 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो इसके मैंने कहा था कि इसको FIR दर्ज हो, उस पर ये फिल्म को बैन किया जाए। सुना आपने कि फैजान ने कितना चौंकाने वाला दावा किया है। फैजान का दावा है कि उसने शाहरुख खान के फिल्म के एक डायलॉग की शिकायत की, इस वजह से शाहरुख की टीम उसके पीछे पड़ी है, पीछे पड़ी हो सकती है। फैजान का दावा है। फैजान शाहरुख की जिस फिल्म की बात कर रहा है उस फिल्म का नाम अंजाम है और फिल्म 30 साल पहले 1994 में आई थी। इतनी बात हो गई है तो फिल्म का वो डायलॉग भी देख ही लीजिए जिसके खिलाफ फैजान ने शिकायत की है। 30 साल पहले फिल्म की शिकायत, अब धमकी, ये भी पिक्चर है, सुनिए। हरी सिंह जी सरकार, बाहर गाड़ी में हिरन पड़ा है, तुम लोग पका कर खा लेना। सुन लिया आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग, सुन लिया, हिरण मारने की बात। और ये फैजान का कहना है कि मैं बिश्नोई समाज का सम्मान करता हूं। मामला कुछ सलमान खान से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन बड़ा सवाल तो है कि अगर फैजान ने शाहरुख खान को धमकी नहीं दी है तो किसने दी है? जब नंबर गुम गया तभी धमकी क्यों दी? सवाल तो है। शाहरुख खान को मिली धमकी के सभी पहलू विस्तार से बता दिए, तो अब मैं आखिर में यह भी जान लीजिए आप कि शाहरुख खान की सुरक्षा कितनी सख्त है। स्क्रीन देख लीजिए। शाहरुख को फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। शाहरुख खान के साथ महाराष्ट्र पुलिस के 6 कमांडो हर वक्त तैनात रहते हैं। इन कमांडोज के पास MP5 मशीन गन, AK-47, असॉल्ट राइफल और ग्लॉक पिस्तौल जैसे हथियार होते हैं। शाहरुख खान देश के अंदर कहीं भी जाएंगे, ये जवान शाहरुख के साथ रहेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस के 4 पुलिसकर्मी हथियार सहित शाहरुख खान के घर पर तैनात रहते हैं। शाहरुख के पास उनकी अपनी प्राइवेट सुरक्षा भी है। तो आप समझ गए होंगे कि शाहरुख खान की सुरक्षा कितनी सख्त है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि शाहरुख को धमकी दी किसने। यही जानने के लिए चलना होगा
सुबह से जिस खबर पर मेरे सहयोगी नीतीश गर्ग लगातार मेहनत कर रहे हैं, नीतीश लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वो तार कौन से जुड़े हैं। नीतीश से ही सुनना पड़ेगा कि नीतीश, सब कुछ तो आपकी रिपोर्ट में हमने बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया, लेकिन गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। नीतीश, बिल्कुल गुत्थी अभी उलझी हुई है और आपने इतनी बखूबी समझा दिया है कि समझाने जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता दूं कि 308(4) 351 3(4) लगाई गई हैं BNS की, यानी कि पैसे मांगना, वो भी जान से मारने की धमकी के तहत। 14 तारीख को फैज़ान की जो है वहाँ पर पेशी है, 14 तारीख को इनको पेश होना है और बांद्रा पुलिस इस मामले पर जो यहाँ पे टीम आई थी वो टीम चली गई है। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये मामला धमकी का नहीं है। जिस संविधान से अधिकार मिलते हैं लोगों को स्वच्छंद रूप से जीने का, वहाँ एक कोई कॉल करता है, वो भी पुलिस वाले को कॉल करता है कि ऐसा ऐसा कर दीजिए नहीं तो ये अंजाम हो जाएगा, तो ये बहुत डराने वाला है, चिंताजनक है। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अगर किसी ने ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया है तो ये भी बहुत गलत। नीतीश, तो फिर ऐसा करिए कि जब इतनी पड़ताल आपने एक दिन में कर दी है तो एक दिन और मेहनत कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपके पिटारे में जरूर निकाल कर ले आएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है? मध्य प्रदेश में कहां जमीन महंगी हुई है। कल ही मैंने अपने सहयोगी श्याम जी से पूछ रहा था जमीन खरीद लिए कि नहीं, तो श्याम जी ने कहा कि नहीं खरीदे हैं। अब बताइए, मध्य प्रदेश में जमीन महंगी हो गई है भाई। कल ही आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाई थी कि मध्य प्रदेश में कहां कितनी जमीन महंगी हो सकती है, और आज जमीन महंगी हो गई है, तो इसलिए सोचा कि आपसे जुड़ा हुआ मसला है, आपको सब कुछ बता दूं। राजधानी भोपाल को छोड़कर 54 जिलों में जमीन महंगी हुई है। भोपाल में क्यों महंगी नहीं हुई है और बाकी 54 जिलों में कितनी महंगी हुई है, सब कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं, देख लीजिए रिपोर्ट, सब कुछ जान जाएंगे। सबसे पहले बात भोपाल की ही कर लेते हैं। वैसे तो जमीन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव सभी 55 जिलों में था, लेकिन भोपाल के सांसद आलोक शर्मा के विरोध के बाद डिप्टी सीएम ने दखल दिया था, जिसके बाद भोपाल का मामला फिलहाल टल गया। लेकिन देर सवेर जमीन के दाम तो यहां भी बढ़ने हैं। जब बढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी फिलहाल बाकी 54 जिलों की बात कर लेते हैं। देख लीजिए मध्य प्रदेश में कितनी फीसदी जमीन के रेट की बढ़ोतरी हुई है, यह भी जान लीजिए। वैसे तो मध्य प्रदेश में ओवरऑल 3% लोकेशन पर 0.94% रेट की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा बड़े शहरों की बात करें तो इंदौर की 9% लोकेशन पर 3% रेट बढ़े हैं, ग्वालियर की 6% लोकेशन पर 2% रेट बढ़े हैं, तो वहीं जबलपुर की 7% लोकेशन पर 2.50% रेट बढ़े हैं। यह तो था सरकारी आंकड़ा, हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आया हो, तो आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि आपके शहर में किस लोकेशन पर जमीन महंगी हुई है, यह भी देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की। इंदौर के रेडीमेड मार्केट कनाडिया, कुमेडी, सनावादिया, देवली, जामनिया खुर्द, महालक्ष्मी नगर, गोल्फ ग्रीन कनाडिया, समृद्धि पार्क, बड़ा बागड़दा इलाके में जमीन के दाम बढ़ गए हैं। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर के पचपेड़ी नया गांव, सिविल लाइन, राइट टाउन, नेपियर टाउन, विजयनगर, स्नेह नगर, आदर्श नगर और नर्मदा नगर इलाके में जमीन के दाम बढ़ गए हैं। जिस शहर में हैं यहां बैठे बैठे जान लीजिए, आप कल सुबह अखबारों में पढ़ेंगे, अभी आज सब बता देता हूं आपको। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के शताब्दीपुरम, डीडी नगर, भिंड रोड, विजयनगर, जीवाजी क्लब रोड, आलापुर नेचर पार्क, ओहदपुर, मॉडल टाउन, ओथर कॉलोनी और एंजल हिल इलाके में जमीन के दाम बढ़ गए। और धार्मिक नगरी उज्जैन की बात करें तो फ्रीगंज, सेठी नगर, ऋषि नगर, अलखधाम, नानाखेड़ा, बसंत विहार और महाकाल मंदिर के आसपास के इलाके में जमीन महंगी होगी। कहां कौन सी जमीन महंगी होगी, आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया। अब जमीन महंगी होगी तो जाहिर है कुछ लोग खुश हैं तो कुछ दुखी हैं। अब आपसे जुड़ी खबर है तो आपसे बात करना भी जरूरी है। तो अलग अलग जिलों के हमारे सहयोगियों ने आम लोगों से बात की है, कौन खुश है और क्या कह रहे हैं, ये भी देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए। रिपोर्ट देखिए। सर, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए गए हैं। जबलपुर में तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी बहुत महंगी थी, अब ऐसे में सरकारी गाइडलाइन में भी अगर महंगी हो जाएगी तो रजिस्ट्री कराना बड़ा महंगा हो जाएगा। क्या करना चाहिए सरकार को? महंगी गाइडलाइन को नहीं बढ़ाना चाहिए था।
आप गाइडलाइन को तब बढ़ाइए जब उसकी सिचुएशन कंडीशन आप जबलपुर की वैसी बना दीजिए। अब मध्यम वर्गीय के बस की बात नहीं रह गई, प्रॉपर्टी लेना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जो जबलपुर की जान हुआ करती थी, धड़कन थी जबलपुर की, वो सारी बंद हो गई। पहले लाखों कर्मचारी थे। मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ज़्यादा पिस रहा है, उनकी इनकम जो इतनी नहीं है कि वो 60-70 लाख की प्रॉपर्टी ले लें। वैसे ही देखिए रियल एस्टेट के रेट से जो हैं आर्टिफिशियली इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ाना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे नए इंदौर के निर्माण में राजस्व भी मिलेगा। 10 लाख की प्रॉपर्टी 13 लाख में यदि इसको मिलती है तो एक आम नागरिक कहाँ से इस चीज़ को वहन कर पाएगा। मुझे नहीं लगता किसी तरह से गाइडलाइन जनहित की गाइडलाइन है। देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था श्याम जी, कल भी आपसे कहा था जमीन खरीद लीजिए। आज भी कह रहा हूं मिलजुल के खरीद लेंगे, 50-50 कर लेंगे। रेट बढ़ेगा, अभी भी मौका है, भोपाल का रुका हुआ है। मुस्कुराइए मत, जमीन देखिए, कल परसों दोनों लोग ढूंढ लेते हैं जमीन। जो ये जो रेट बढ़े हैं, ये तो दाम बढ़े हैं, इसको लेकर जो एक आम जनमानस की प्रतिक्रिया है उसको बताते हुए पॉलिटिकल जो एंगल है वो सब कुछ विस्तार से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। श्याम जी। देखिए, वाकई में ज़मीनों के जो आसमान छूते भाव हैं वो चिंता में डाल रहे हैं। ये देखिए ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकारी रेट है, सरकारी गाइडलाइन की बात हो रही है। और प्राइवेट जो अभी एक हमारे साथ में जुड़े हुए शख्स बता रहे थे कि प्राइवेट में तो पहले से ज़मीन महंगी है, तो अब सरकारी गाइडलाइन भी अगर महंगी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा किस पर भार पड़ता है? निम्न मध्यम वर्ग पर भार पड़ता है। उसके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते प्रॉपर्टी के, और उसके जो दूसरे सपने हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते, बच्चों की पढ़ाई, और ये सब आपस में जुड़ा हुआ पूरा मामला है। लेकिन जो आपने पॉलिटिकल एंगल की बात की, सरकार चाहती है कि राजस्व जो है वो बढ़े। राजस्व कैसे बढ़े? इसी तरह से बढ़े, ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे, विकास होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा राजस्व मिलेगा। लेकिन सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि आम आदमी जो कि उससे जुड़ा हुआ है वो इतना परेशान ना हो जाए उसके किसी एक कदम से कि कहीं ना कहीं ये ज़मीनों के रेट आसमान छू जाएं, लोग परेशान हो जाएं, विरोध करने लगे। आपने भोपाल में देखा कि भोपाल में इसी बात को लेकर विरोध है, जनता विरोध पर उतर आई है, जनप्रतिनिधि उनके समर्थन में आ गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को मंथन चिंतन करना होगा। एक और बड़ा डिफरेंस हम देखते हैं, इंदौर में आउटर एरिया में ज़मीन महंगी हुई है, बाकी शहरों में इनर एरिया में, इनर सर्कल में ज़मीन महंगी हुई है। तो इंदौर जो कि महानगर हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो वहाँ पर ज़मीनों के रेट कहीं ना कहीं आसमान छू रहे। सबसे महंगी ज़मीन वहीं पर है, भोपाल का दूसरा क्रम है, उसके बाद जबलपुर है, ग्वालियर है, उसके बाद बाकी शहर। तो कुल मिलाकर ऐसे में कहीं श्याम जी, कुल मिलाकर आलोक शर्मा जी की तरह बाकी सांसदों को भी सोचना चाहिए कि वोट तो लेना ही है भाई, जाना पड़ेगा 5 साल बाद, इसलिए चलो जनता के साथ खड़े हों। आप भी जनहित की बात कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद इन पहलुओं पर बात करने के लिए। अगली खबर क्या है? अगली खबर किसान भाइयों सावधान, नकली खाद मत खरीद लेना। क्यों बोल रहा हूं आपको पता है? मध्य प्रदेश में जहां देखो वहीं लंबी लाइन है। पिछले कुछ दिनों में आपको मध्य प्रदेश में खाद की कमी की खबर कई बार दिखाई है। खाद बिक्री केंद्रों पर किसानों की लंबी लाइनों से लेकर किसानों की परेशानी तक सब कुछ आपको दिखाया है, विस्तार से बताया। लेकिन आज खाद की किल्लत से जन्म ले रही दूसरी समस्या का पहलू भी आपको बताने जा रहा हूं। विस्तार से सब कुछ देख लीजिए, जान लीजिए। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद की कमी से किसान परेशान हैं, लेकिन इसी बीच प्रदेश के कई अलग अलग जगहों से खाद की कालाबाजारी और नकली खाद की खबर भी आई। इस बीच हमारे सहयोगी ने आपकी चिंता करते हुए पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की है। जबलपुर के मेरे सहयोगी दुर्गेश सबसे पहले जबलपुर के सरकारी खाद बिक्री केंद्र पहुंचे, जहां हाल बहुत अच्छा नहीं था। किसानों की लंबी लाइन थी, कोई सुबह 5 बजे से लाइन में लगा हुआ था तो कोई 3 बजे से, रात से। सोचिए आप। हमारे सहयोगी ने लाइन में लगे किसानों से बात की है। किसान क्या कह रहे हैं खाद की किल्लत को लेकर, पहले ये देख लीजिए, फिर मैं आपको सावधान करूंगा कि कौन सा खाद खरीदना है और कौन सा खाद नहीं। पहले दुर्गेश की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक खत्म हो गया, अभी यूरिया DAP नहीं है हमारे पास। DAP मिलता ही नहीं है। प्राइवेट में DAP गई और यहाँ सरकारी में दे नहीं रहे। हम तो सर बहुत परेशान हैं, 3 दिन हो गए रोज भटक रहे। ये तस्वीरें जबलपुर कृषि उपज मंडी की हैं। मैं किसानों की परेशानी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जबलपुर कृषि उपज मंडी में भी सुबह 3 बजे रात से जो है किसान
परेशान है, खाद के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ये तमाम वो किसान हैं जो पिछले कई दिनों से डीएपी और यूरिया को लेकर चक्कर लगा रहे हैं हर एक खरीदी केंद्र में। आप कितने बजे से आए? हम 3 बजे रात से आए हैं और 2 दिन पहले भी आए रहे, लेकिन रेगुलर परेशान हो रहे हैं। 4 दिन से रेगुलर परेशान हो रहे हैं, नंबर नहीं आ पा रहा है। पार्टी उसके बाद बोल दिए कि स्टॉक खत्म हो गया, अभी यूरिया डीएपी नहीं है हमारे पास। किसान खाद के लिए कितना परेशान है ये आपने देख लिया, लेकिन जब दुर्गेश खाद बिक्री केंद्र में किसानों से बात कर रहे थे तभी कुछ किसानों ने कहा कि जब बहुत जरूरी होता है और सरकारी केंद्र से खाद नहीं मिलती तो मजबूरी में लोकल दुकानों से खाद खरीदना पड़ता है। बस यहीं से दलालों और नकली खाद बनाने वालों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि किसान के लिए नकली और असली खाद में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने आपको नकली और असली खाद का फर्क दिखाने का फैसला किया। सबसे पहले हमारे सहयोगी खाद के गोदाम पहुंचे, जहां सरकारी खाद रखी जाती है, जहां कुछ किसान भी मिले। एक किसान ने खाद पहचानने का अपना देसी जुगाड़ भी बताया। पहले देसी जुगाड़ वाला रिपोर्ट देख लीजिए, देखिए। नकली डीएपी और असली डीएपी कैसे पहचान पाओगे आप? आपकी है तो होता है अपन तो ऐसे नहीं पहचान सकते, लेकिन खेत में बेचने के बाद 15 दिन बाद पता चलता है कि ये असली है कि नकली है। क्या मिलावट की संभावना हो सकती है? देखिए आप भी रखे हैं, कैसे पहचानोगे नकली और असली? अपन तो फूंक के बता सकते हैं कि पहचान इसकी की पसीज रही सही। कैसे फूके? ऐसे करके। ये देखिए किसानों का अपना एक तरीका है। क्या इससे क्या होगा? देखो पसीज है इसमें। अच्छा, मतलब ये हल्की सी नमी आ गई है। हाँ देखिए इन्होंने फूंक मारी तो ये इधर पास लाइए कैमरा, इन्होंने फूंक मारी तो ये हल्की नमी आई। ये एक बड़ी बेसिक सी कह सकते हैं कि शुरुआती जांच है, कह सकते हैं किसानों ने अपने तरीके निकाले। अपने सही कह रहा हूँ, कुछ ऐसी हो सकता है। ये थोड़ा नमी आती है तो ये समझ में आती है कि असली है, और अगर नमी नहीं आई तो नकली है। नकली है। सुना आपने? एक किसान भाई कह रहे थे हम तो खेत में खाद डाल देते हैं, अगर 15 दिन में काम कर गया तो असली नहीं तो नकली। बताइए कितनी बेबसी है, कितनी तकलीफ है, कितनी लाचारी है। बाकी एक किसान ने गांव में प्रचलित अपना तरीका भी बताया, लेकिन खाद को सही पहचान तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। और ये आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़ है। किसानों के हित की बात हो, आपकी चिंता हो, हम सबसे पहले उसे सर्वोपरि रखते हैं, सबसे आगे रखते हैं। इसलिए हमारे सहयोगी खाद की जांच करने वाली लैब भी गए। वहां से रिपोर्ट देख लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे आपको असली और नकली खाद में अंतर पहचानना है। सोचिए, ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये जो पूरी मेहनत है ग्राउंड रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? किसानों के लिए कितना काम हो रहा है देश में, कितने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं किसानों के लिए। किसानों के अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? किसान अगर इतना बेबस हो जाए और वो ये कहने लगे कि नकली और असली की पहचान हम ऐसे करते हैं कि 15 दिन में अगर इसका फर्क पता चल जाए तो समझते हैं कि असली नहीं तो नकली है। बताइए। विस्तार न्यूज़, विस्तार न्यूज़। जब मैं इमोशनल चैनल कहता हूं तो ना केवल मैं शहरों की खबर दिखाता हूं, पॉलिटिकल खबरें दिखाता हूं, सिस्टम की नाकामी दिखाता हूं। अंतिम व्यक्ति वो जो अन्नदाता है, जो खेत में जाता है, मेहनत करता है, तकलीफ सहता है, बारिश हो, धूप हो, खेती करता है ताकि अनाज आपके घर तक पहुंचे। अगर उसे परेशानी है तो वो रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, जिससे आप अंतर समझ पाएं कि ये नकली खाद है असली और नकली का अंतर कैसे समझ सकते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, सब कुछ जान जाएंगे। दिखाइए रिपोर्ट। मैं आ गया हूं उस लैब में जहां पर प्रदेश भर के किसानों के द्वारा जो उपयोग की जाने वाली खाद है उसका टेस्ट होता है। तो ये 4 डीएपी इस समय मेरे सामने रखे हुए हैं, इसके अलावा भी होते हैं। डार्क ब्लैक भी आता है। तो देखिए 4 कलर तो इस समय डीएपी की हैं और ये सारे ओरिजिनल है। ये सब सही है। ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये जो डीएपी आप इस समय देख रहे हैं, ये जो डीएपी हैं ये हाँ ये दो ये बिल्कुल 0%, मतलब बिल्कुल इनमें कुछ नाइट्रोजन फास्फोरस कुछ नहीं है, मतलब केवल मिट्टी के ये बालू से मिट्टी से कुछ बनाया। बिल्कुल। लेकिन अब हम टेस्ट करके समझेंगे कि ये कैसे असली है या नकली। तो मैम प्लीज़ आप शुरू करिए कि कैसे हम करेंगे। जी मैं कर रही हूँ डीएपी का।
तो ये 1 ग्राम सैंपल ले लिया, अब इसमें मैं एसिड डालूंगी डाइजेशन करने के लिए। तो अभी हमें ये नहीं मालूम कि इसमें से असली कौन है नकली कौन है। हाँ, अभी कुछ भी नहीं मालूम। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो टेस्ट हो रहा है, अब ये 2 DAP रखे हैं, एक इस बाउल में रखा है और एक इस बाउल में रखा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इसमें से असली कौन है नकली कौन है। अब मैम टेस्ट करेंगे और बताएंगे। हाँ। ये देखिए इसमें कुछ केमिकल्स मिला है और उसके बाद इसे गर्म किया जा रहा है। मतलब ये देखिए, आप देख सकते हैं कैमरे पे कि ये जो असली DAP है वो गर्म होते से ही लिक्विड फॉर्म में आने लगा। हाँ, ये लिक्विडाइज हो जाता है। और ये जो नकली DAP था वो देखिए, वो वैसे का वैसा ही है, काफ़ी हीट है इस गर्म पे। ये मतलब ये बड़ा आसान तरीका है। ये देखिए और भी देख सकते हैं, ये असली वाला डाला आपने। ये देखिए ये असली DAP होगा, वो गर्म होते से ही हल्का गर्म हाँ, करके फिर उसको डालिए, लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा। हाँ, और जो नकली थोड़ा DAP सा होगा ये फूलता है पहले जी, और फिर उसके बाद लिक्विड डालिए। लिक्विड ये देखिए। सब कुछ विस्तार से दिखाने के बाद हमारे सहयोगी कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी पहुंचे। अधिकारियों का क्या कहना है, सरकारी बयान सुन लीजिए, सुनाइए। हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है, लगातार हमारे यहाँ गुण नियंत्रण के अंतर्गत कार्रवाई होती हैं, दुकानों का निरीक्षण भी होता है, सैंपलिंग भी कराई जाती है, लेकिन उसके बाद भी जैसा आप सभी को पता है कि DAP की मटर बोनी और गेहूं बोनी के लिए डिमांड रहती है। अभी जैसे मटर का सीज़न चल रहा है तो उसी में अब जो कमी का फ़ायदा कुछ व्यापारी उठाते हैं और उसकी आड़ में नकली का भी व्यापार फल फूल जाता है, ये कहना चाहिए। तो उसी तारतम्य में देखिए, यदि हम लोगों को कहीं से इनपुट मिलेगा तभी हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, सरकारी बयान सुन लीजिए। सीधे मुद्दे की बात यह है कि कहीं से भी खाद खरीद रहे हैं, अगर आप असली और नकली की पहचान करके लीजिए। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, किसान भाइयों सावधान, कहीं आप नकली खाद तो नहीं खरीद रहे हैं। हमारी फिक्र यही है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए इतने विस्तार से सब कुछ दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? अगली खबर है, चल नहीं सकता हूं, एक ट्राईसाइकिल दे दीजिए। ये देखिए, ये देखिए कहां की परेशानी है। इस खबर को प्राइम टाइम में दिखाना क्यों चाहिए? अरे प्राइम टाइम में तो पॉलिटिकल खबरें दिखाना चाहिए, प्राइम टाइम में तो थोड़ा विजुअल अच्छा हो, बम्बार्डिंग अच्छी हो, साउंड अच्छा हो, समझ रहे हैं आप, वो दिखाना चाहिए। नहीं भाई साहब, चल नहीं सकता है, ये मेरा भाई चल नहीं सकता है, ट्राईसाइकिल मांग रहा है, दे दीजिए, दे दीजिए एक ट्राईसाइकिल। खबर थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे, लेकिन आप लोगों से एक बात हमेशा कहता हूं कि आपका चैनल है और आपकी परेशानी, आपकी समस्या सबसे पहले हम दिखाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि हम ना रीजनल ना नेशनल बल्कि इमोशनल चैनल हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सागर से कुछ ऐसी ही खबर आई है। पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं, सब कुछ दिखा देता हूं। सागर के अनिल कुमार दिव्यांग हैं। अनिल के दोनों पैर काम नहीं करते हैं, इसलिए अनिल चल नहीं पाते हैं। तस्वीरें देख लीजिए। अनिल चल नहीं पाते, इसलिए जमीन पर घसीटने की वजह से उनके घुटने तक छिल गए। अनिल गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए ट्राईसाइकिल नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन अनिल को उम्मीद थी कि सरकार दिव्यांगों के लिए जो योजना चला रही है अलग अलग, उन योजनाओं में से किसी भी योजना के तहत प्रशासन उन्हें ट्राईसाइकिल दे देगा। अनिल ने ट्राईसाइकिल की उम्मीद में हर जन सुनवाई में जाकर गुहार लगाई। अनिल जिस अधिकारी के पास जा सकते थे वहां गए और बस एक ही निवेदन किया कि साहब चल नहीं सकता हूं, ट्राईसाइकिल दे दीजिए। लेकिन अनिल को कहीं भी सफलता नहीं मिली। सबसे मुख्य बात आपको बता दूं कि अनिल को प्रशासन ट्राईसाइकिल क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रशासन के नियम के अनुसार ट्राईसाइकिल उसको ही दी जाती है जो 80% दिव्यांग हो, जबकि सरकारी पैरामीटर के हिसाब से अनिल 70% दिव्यांग है। बस यही 10% की वजह से प्रशासन अनिल को ट्राईसाइकिल नहीं दे रहा है। छोटी छोटी खबरें हैं ये, छोटी छोटी खबरें। जो चल नहीं पा रहा है, जमीन में घिसट रहा है, घुटने छिल गए हैं। अनिल की सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, लेकिन जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तो आखिरी उम्मीद बचता है विस्तार न्यूज। विस्तार न्यूज ने अनिल से बात की है, उन्हें भरोसा दिया है कि आपकी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे।
अनिल ने विस्तार न्यूज से क्या कुछ कहा है, पहले सुन लीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। पिछले 4 मंगलवार कंटिन्यू आ रहा हूँ और मेरे को अधिकारी खाली मतलब कह देते हैं कि आपका 70% है, आप 80% बनवा के ले आओ, उसके बाद ही मिलेगी। और जबकि मैं सर मतलब वो 90% मेरा विकलांगता है, लेकिन डॉक्टरों ने मेरा 70% बनाया है। सागर के प्रशासनिक अधिकारी अगर यह खबर देख रहे हों तो आपकी जिम्मेदारी है कि दिव्यांग अनिल को ट्राईसाइकिल मिलनी चाहिए। आपके पैरामीटर पर अनिल 70% दिव्यांग हैं या 80%, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि अनिल बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं। कलेक्टर साहब, अगर आप ट्राईसाइकिल नहीं दे पाते हैं और नियम की अड़चन है तो हमारा कोई दबाव नहीं है आप पर, आप नियमों से बंधे हैं। लेकिन आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। बतौर विस्तार न्यूज आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हमारे चेयरमैन मुकेश श्रीवास्तव जी हमेशा ये कहते हैं कि ज्ञानेंद्र जी, ऐसे लोगों की आवाज बनना चाहिए, ऐसे लोगों की आवाज बनना चाहिए जिनको कोई ना सुनता हो, जिनको कोई ना देखता हो। और आज ही हमारे चेयरमैन मुकेश श्रीवास्तव जी का जन्मदिन भी है। इसलिए मैं इस बुलेटिन में अनिल को लाइव ये वादा कर रहा हूं कि अगर 3 दिन तक प्रशासन उन्हें ट्राईसाइकिल नहीं देता है तो विस्तार न्यूज प्रबंधन आज जन्मदिन के अवसर पर हमारे चेयरमैन सर के अनिल को ट्राईसाइकिल देगा। ये आज विस्तार न्यूज अनिल से वादा कर रहा है। 3 दिन तक अगर प्रशासन नहीं दे पाता है ट्राईसाइकिल तो हम देंगे। अनिल, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्टर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों दे रहे हैं, जानना चाहते हैं? पूरी खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के सरकारी संस्थानों में डॉक्टरों के इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं। चलिए सब कुछ बता देता हूं। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 20 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा डीन को सौंप दिया, जिसमें सीनियर जूनियर संविदा के अलावा नियमित डॉक्टर्स भी शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस को लेकर जो कड़ाई बरती है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे का असर सीधे तौर पर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ सकता है और यहां के छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी इससे प्रभावित हो सकती है। राजनांदगांव के इस मेडिकल कॉलेज में काफी दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफा मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज की भी है। यहां अब तक कुल 4 डॉक्टर इस्तीफा सौंप चुके हैं। इसके साथ ही कुछ और डॉक्टर भी नौकरी छोड़ने की तैयारी में, जिसके बाद यहां भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। दिखाइए रिपोर्ट। सभी लोग चाहते हैं कि शासकीय कार्यावधि के बाद वो कहीं भी प्रैक्टिस करें, चाहे वो निजी चिकित्सालय हो चाहे स्वयं का चिकित्सालय हो, वो कहीं भी काम करें, ऐसी ही अनुमति वो लोग चाहते हैं। कुछ लोगों ने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। अभी 50% के लगभग कमी है हमारे पास। हम यह उम्मीद करते हैं, हम यह आशा करते हैं कि 1 महीने के भीतर हमारी मांगों को पूरा करते हुए इस नियम पे की समीक्षा की जाएगी। डॉक्टरों में जो असंतोष है, जो आक्रोश है, उसके पीछे की क्या वजह है, मैं आपको स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ समझा देता हूं विस्तार से। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने की शिकायतों को लेकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी किया था। यह आदेश सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने को लेकर था, जिसके तहत सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ड्यूटी पीरियड के दौरान बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। साथ ही एनपीए लेने वाले डॉक्टर किसी भी निजी अस्पताल में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस आदेश के पालन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया था। इसी को लेकर डॉक्टरों में असंतोष है। इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए।
अलग अलग पत्रों के माध्यम से माध्यम से ये गवर्नमेंट डॉक्टर्स को घेरने की तैयारी हो रही थी। तो वो मेडिकल कॉलेजेस में जो संविदा शिक्षक काम कर रहे हैं और दूसरे स्थानों पर सीनियर रेसिडेंट हैं, वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक बार में बहुत सारे तरीक़ों से डॉक्टर्स को दबा रही है और ज़्यादातर डॉक्टर्स ये नहीं चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस ना कर सके, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है कि कोई भी डॉक्टर जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA जो लेते हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और जो नहीं लेते हैं जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, ऐसे डॉक्टर अपनी ड्यूटी पीरियड के बाद अपने यहाँ वो लोग ड्यूटी कर सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक या घर में देख सकते हैं मरीज। बातचीत चल रही है, उसके बीच का रास्ता हम निकालेंगे। स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं सुना दिया, बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये भी सुना दिया। ये खबर आपसे जुड़ी हुई थी, आपके स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी हुई थी, इसलिए इस खबर को दिखा दिया और सब कुछ विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आएगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल मृगेंद्र पांडे के पास मुझे जाना पड़ेगा। मृगेंद्र जी, डॉक्टर अगर इस तरह से नौकरी छोड़ने लगे और कहेंगे कि भाई साहब प्रैक्टिस करने दीजिए, तब तो बड़ा संकट हो जाएगा। कुछ तो समाधान निकालना होगा। मृगेंद्र, देखिए, अभी डॉक्टर जो नौकरी छोड़ रहे हैं उनका एक संगठन है, उस संगठन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से आज भी बात की है। अभी देर शाम मुलाकात हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि बीच का कुछ रास्ता निकालने की बात डॉक्टर संगठन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला शुरू क्यों हुआ, क्योंकि लगातार ये शिकायत मिल रही थी सरकार को कि डॉक्टर सरकारी अस्पताल में कम, प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ के मरीजों को, सरकारी अस्पताल के मरीजों को, जो आमतौर पे गरीब होते हैं, कमज़ोर आर्थिक वर्ग से होते हैं, उनको अपने प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं और उनका महंगा इलाज कर रहे हैं, और सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा था। इसलिए इसको देखते हुए, क्योंकि ये नियम ऐसा नहीं है कि आज अचानक बनाया गया, ये नियम पुराना चला आ रहा है, उसे लागू करने की बात बीजेपी सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। तो ये लागू जैसे ही होता है वैसे ही डॉक्टर जो मोटी कमाई कर रहे थे उनका सीधे सीधे नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए एक तरीके से वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आज की बैठक में भी यही बात सामने आई कि जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अगर आप NPA वालों को बंद करेंगे प्रैक्टिस करना तो उससे उनका नुकसान होगा, फिर वो सरकारी काम छोड़ देंगे। दूसरा, जो सरकारी डॉक्टर है वो अभी नहीं पद छोड़ रहे हैं, जो संविदा पर तैनात डॉक्टर हैं, जो संविदा जिनकी परमानेंट नियुक्ति नहीं है, वो दबाव बना रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि अधिकांश अस्पतालों में संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है। लेकिन मृगेंद्र जी, ये जो डॉक्टर इस तरह से इस्तीफा दे रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे फर्क क्या पड़ रहा है? मुझे लगता है कि आप निर्देशित करिएगा अपने तमाम सहयोगियों को कि ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए। आम जनता जो परेशान है उसकी रिपोर्ट भी हम लोग दिखाएंगे। मृगेंद्र जी, जी, आम जनता को तो जब ये डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, तो उनके इलाज पर असर पड़ेगा, तमाम दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अधिकांश सरकारी अस्पतालों में संविदा डॉक्टर ही नियुक्त हैं, तो पब्लिक पर तो सीधा सीधा असर पड़ेगा। वही कारण है कि सरकार और डॉक्टर दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाकर काम करना चाह रहे हैं। उसमें नुकसान जो है आम आदमी का जो जनहित में होगा वही होगा, और सरकारों को जनहित में फैसला लेना चाहिए। मृगेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? अरे भाई, इस अस्पताल में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कहाँ? देखिए, बड़े सुंदर से प्यारे से बच्चे दिख रहे हैं, जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। बड़ी रोचक खबर है, एक साथ कई जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, इसलिए इस खबर को दिखाना जरूरी है। बहुत रोचक मामला सामने आया। देखिए, मैं भी हंस रहा हूं, आप भी हंसेंगे, आपको भी लगे आए कहाँ का कबाब। देख लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कुदरत का करिश्मा कहें या इत्तेफाक। विश्वास नहीं होगा आपको कि ऐसा भी हो सकता है। क्या है पूरा मामला? अब तक तो ये जिज्ञासा आ गई होगी मन में कि बताओ भाई ज्ञानंद भाई, अब ज्यादा पहेली मत बुझाओ। तो चलिए पूरी खबर देख लीजिए। हमारे कैमरा सहयोगी अभिषेक शर्मा भी कैमरे के पीछे हंस रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जल्दी बताओ, देरी मत करो। तो चलिए आपको बता देता हूं। मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का है। जिला अस्पताल में एक हफ्ते में कुल 9 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, एक हफ्ते में, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। 26 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में 9 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। 7 बच्चे अभी भी अस्पताल में हैं
और सबसे खास बात यह है कि इन जुड़वा बच्चों में बराबर का सेक्स रेशियो है, यानी कि 7 लड़का और 7 लड़की। है ना खबर इंटरेस्टिंग? बताना चाहिए ना आपको। जिसके बाद ये मामला तेजी से वायरल हो रहा है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बच्चा अच्छा है, वो ठीक है। खुश है आपको? खुश है। बच्चा नॉर्मल है, हमको बहुत खुशी हुई इससे। बीजी कौन बनाया था? बधाई हो भाई, इन जुड़वा बच्चों के मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई हो, और उनका मामा और अंकल मैं भी हूं, इसलिए मुझे भी बधाई हो। काफ़ी अनोखा मामला है। इस तरह की घटनाएं कम ही होती हैं। 250 बच्चों में जुड़वा बच्चा पैदा होने का एक मामला होता है। 250 बच्चों में बालाघाट जिला अस्पताल में जुड़वा पैदा हुए। इन जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जुड़वा जो पैदा हुए हैं बच्चे, उनमें 4 जुड़वा बच्चे प्री मैच्योर हैं और बाकी के 5 बच्चे समय पर पैदा हुए हैं। प्री मैच्योर बच्चों को जिला अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। सभी बच्चे फिलहाल एकदम स्वस्थ हैं। भगवान करे ये सब स्वस्थ रहें। एक साथ इतने जुड़वा बच्चों के पैदा होने पर क्या कह रहे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन, इनको भी सुनना जरूरी है। पिछले 1 महीने से हमारे जिला चिकित्सालय बालाघाट में, आज मुझे भी 32 वर्ष हो गए यहाँ पोस्टेड, लेकिन आज तक इतना ज़्यादा संख्या में मैंने जुड़वा बच्चों की तादाद कभी नहीं देखा। हमारे पास अभी तक 9 ऐसे जो जुड़वा बच्चों के पेयर आ चुके हैं जो कि जुड़वा है, और अभी फ़िलहाल हमारे पास एक साथ जो भर्ती हैं वो 7 जोड़ी जो बच्चे हैं जो जुड़वा हैं वो भर्ती हैं। जितने जुड़वा बच्चे हैं उसमें जो 14 बच्चे हैं उसमें 7 मेल है 7 फीमेल है, मतलब मेल फीमेल का जो रेशियो है वो भी प्रकृति ने बिल्कुल बरोबर रखा है। अब इस मामले की हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है, तो जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझ लीजिए। चलिए सब कुछ बता देता हूं। जब एक फर्टिलाइज्ड एग 2 भागों में बढ़ जाता है और यही एग आगे चलकर 2 अलग अलग भ्रूण में विकसित होता है, जिससे जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। जुड़वा बच्चे 2 तरह के होते हैं, समान जुड़वा और असमान जुड़वा। समान जुड़वा तब पैदा होते हैं जब एक ही एग 2 भागों में बढ़ जाता है। ऐसे जुड़वा एक दूसरे की हूबहू कॉपी होते हैं और इसमें दोनों बच्चों का लिंग एक ही होता है। दोनों बच्चे या तो लड़का होंगे या लड़की। दूसरे होते हैं असमान जुड़वा। ये तब पैदा होते हैं जब 2 अलग अलग एक साथ फर्टिलाइज होते हैं। ज़्यादातर जुड़वा असमान जुड़वा ही होते हैं। इनमें दोनों बच्चों का लिंग एक भी हो सकता है या अलग अलग भी, यानी लड़का लड़की दोनों हो सकता है। चलिए सब कुछ आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय हो गया है 8:50, इसलिए अब आपको ये बता देता हूं कि ये सब खबरें अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको कहां जाना है, सोशल मीडिया के किस किस प्लेटफॉर्म में जाना है, ये मैं आपको बता देता हूं। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि 8282824982 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। आपकी खबर, आपकी समस्या हम दिखाएंगे लगातार। और अगर आप खबर नहीं देख पा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था, खबर नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारे एक्स पर जाइए, हमारे यूट्यूब पर जाइए, इंस्टा पर जाइए और फेसबुक पर जाइए। हर दिन मैं आपको दिखाता हूं। अभी कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन आप वहां जाइए, विस्तार न्यूज़ की खबरों को देखिए, समझिए और बताइए कि हम खबरें कैसे दिखा रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।